Joe, come on. We gotta get out of here. Cops will take care of Henry. Hey, that's the old guy who sold us the dope, Wang. Sorry, gentlemen, this place for member only. Is your fucking membership? God damn it, Joe. Can't you listen to me for once? No, I can't. You see what they done to Henry. आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा माफिया 2 की स्टोरी के बारे में। गेम की कहानी गैंगस्टर माफिया पे बेस्ड है। गेम न्यूयॉर्क के फिक्शनल शहर एम्पायर बे पर 1940 से 1951 के टाइम पीरियड के बीच सेट है। गेम 24 अगस्त 2010 को पीसी, PS3 और Xbox 360 के लिए रिलीज की गई थी। गेम का प्रोटोगेनिस्ट वीटो स्केलेटा अपने फैमिली का कर्ज उतारने के लिए अंडरवर्ल्ड माफिया से जुड़ता है और इसी के साथ माफिया 2 की स्टोरी लाइन वीटो स्केलेटा की क्रॉनिकल राइज पर भी बेस्ड है। गेम का प्रोटोगेनिस्ट वीटो एम्पायर बे में ही पला बड़ा और कहानी के साथ आगे वीटो अपने दोस्त जो बार्बरो के साथ फैल्कन माफिया फैमिली के लिए मेडमैन बनता है और साथ ही एम्पायर बे का अपकमिंग गैंगस्टर भी बन जाता है। एम्पायर बे में कुछ और बिग माफिया फैमिली भी हैं जिसके बारे में हमें गेम में आगे पता चलेगा। कहानी शुरू होती है जहां प्रोटोगेनिस्ट वीटो अपनी फोटो एल्बम देख रहा होता है और अपने लाइफ के मोमेंट याद करता है। वीटो का जन्म 1925 में सिसिली में एक बहुत गरीब फैमिली में हुआ था। 7 साल की उम्र में वीटो की फैमिली अमेरिका के फिक्शनल शहर एम्पायर बे मूव करने और एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने का फैसला करती है। फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक करने के लिए वीटो ने अपने बाप को मरते देखा, जिसके बाद वीटो ने फैसला किया कि कानून के दायरे और लाइफ के रूल के हिसाब से वीटो नहीं चल सकता। स्कूल टाइम पे ही वीटो जो बार्बरो से मिलता है। वीटो की तरह जो बार्बरो भी बहुत शार्प माइंडेड होता है। बाद में दोनों अच्छे दोस्त बनते हैं। वीटो जो के साथ मिलकर छोटी मोटी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है। दोनों मिलकर बहुत सी क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं। आगे चल के 1943 में वीटो को एक रॉबरी के दौरान अरेस्ट कर लिया जाता है, पर जो वहां से बच निकलता है। Shit. Okay, you bastard. Spread your legs. Fuck. Now put your hands on the fence. I'm sorry. अरेस्ट होने के बाद वीटो को चॉइस दी जाती है कि वो यूएस आर्मी ज्वाइन कर ले या सीधा जेल जाए। वीटो आर्मी ज्वाइन करने का फैसला करता है और वीटो को पैराशूट इन्फेंट्री रेजिमेंट में असाइन किया जाता है। वीटो को वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान सिसिली पोस्ट किया जाता है, जहां 1 साल तक ऑपरेशन हस्की में शामिल होने के बाद वीटो को गोली लगती है और कुछ टाइम आर्मी हॉस्पिटल में रहने के बाद वीटो को 1 महीने की लीव दे दी जाती है। वीटो अपने घर एम्पायर बे पहुंचते ही अपने पुराने दोस्त जो से मिलता है, जहाँ जो वीटो के लिए फॉर्ज डिस्चार्ज पेपर अरेंज करवाता है, जिसकी वजह से वीटो को अब आर्मी रिज्वाइन नहीं करनी पड़ेगी। घर पहुंच के वीटो को पता चलता है कि उसकी फैमिली पे $2000 का कर्ज होता है, जो वीटो के फादर ने शहर के सबसे बड़े लोन शार्क से लिया था। फैमिली को सेफ रखने के लिए वीटो को जल्द से जल्द कर्ज उतारना था, इसलिए वीटो जो से इस बारे में बात करता है और इसीलिए जो वीटो को एक जंक यार्ड ओनर से मिलवाता है, जहां वीटो चुराई हुई कार्स को बेचता है। मेनवाइल वीटो की माँ उसे डेरेक पेपेलार्डो के लिए काम करने के लिए कहती है, जहाँ उसके पिता भी काम किया करते थे। वैसे डेरेक विंसी माफिया फैमिली के लिए काम करता है। वीटो डेरेक से बात करके उसके लिए कुछ छोटे मोटे काम भी करता है, पर ज्यादा पैसे की नीड जो वीटो को हेनरी तोमासिनो से मिलवाता है। हेनरी क्लेमेंटे क्राइम फैमिली में मेडमैन होता है। हेनरी के साथ काम करके वीटो अब रियल क्राइम लाइफ से इंट्रोड्यूस होता है, जहां हेनरी वीटो को राशन गैस स्टैंप चुराने का काम देता है। वीटो ऑफिस ऑफ प्राइस एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचता है और सभी गैस स्टैंप्स चुरा लेता है और हेनरी के पास वापस पहुंचने पर पता चलता है कि चोरी किए गए राशन स्टैंप्स उसी दिन मिडनाइट तक एक्सपायर होने वाले थे। इसलिए वीटो गैस स्टैंप्स को ब्लैक करने के लिए जल्द से जल्द एम्पायर बे के सभी गैस स्टेशन पहुंचता है और सभी स्टैंप्स को ब्लैक करता है। जिसके बाद वीटो और जो को एक ज्वेलरी शॉप रॉब करने के लिए कहा जाता है, पर रॉबरी के दौरान वहां एक और ब्रायन और नील गैंग भी आ जाती है और एक शूट आउट होता है, जिसके बाद वीटो और जो वहां से भाग जाते हैं, पर ओनील को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। आगे वीटो और जो हेनरी के लिए कुछ और मिशन भी करते हैं और एक मिशन के दौरान वीटो और जो हेनरी की जान भी बचाते हैं। Don't kill me. Please. I got a wife. You should have thought about your wife before. Just don't kill me. Oh, for Christ's sake. Don Clemente sends his regards. Oh. Fuck. Fuck you. Sorry, you. Fuck. और आगे हेनरी के लिए काम करते करते अब वीटो अपनी फैमिली का कर्ज उतारने में कामयाब हो जाता है, पर कुछ दिन बाद वीटो को राशन गैस स्टैंप्स चुराने के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है और वीटो को 10 साल की सजा होती है। For your crimes against the people of this city and of this great country, this court hereby sentences you to 10 years in a federal penitentiary.
जेल में ब्रायन ओनील वीटो को देख उस पर अटैक कर देता है, पर गार्ड्स वहां आके फाइट को शॉट आउट करते हैं और आगे जेल में वीटो के सामने बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। पर कुछ दिनों के बाद वीटो जेल में लियो ग्लांटे से मिलता है। लियो ग्लांटे एम्पायर बे की सबसे पावरफुल विंसी माफिया फैमिली के लिए काम करता है। लियो ग्लांटे विंसी फैमिली का मास्टरमाइंड होता है। विंसी फैमिली से कांटेक्ट की वजह से लियो ग्लांटे जेल में भी बहुत कुछ कंट्रोल कर सकता था। लियो ग्लांटे बॉक्सिंग फाइट फिक्सिंग की वजह से अपनी 5 साल की सजा काट रहा होता है और इन सब के बाद एक दिन वीटो ब्रायन ओनील को एक फाइट के दौरान जान से मार देता है। Shut the fuck up. Vito, there's something else. It's Mama. What do you mean? What about her? She's sick, Vito. She's been like this for weeks and she's not getting any better. Look, Frankie. Go to Joe's. He's holding on to my money for me. You get her the best doctor you can find. And, you keep the rest as a wedding gift. Vito. No, I mean it. Looks like I'm not gonna need it for a while. और धीरे धीरे वीटो और लियो ग्लांटे बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और अब ग्लांटे वीटो के लिए गॉडफादर लाइक हो जाता है। जेल में लियो वीटो को एम्पायर बे अंडरवर्ल्ड माफिया फैमिली के बारे में भी बताता है। लियो बताता है कि एम्पायर बे में 3 माफिया फैमिली है। फर्स्ट विंसी फैमिली, जिसका मेन बॉस फ्रैंक विंसी होता है। विंसी फैमिली एम्पायर बे की सबसे पावरफुल फैमिली होती है। सेकंड फैल्कन फैमिली, जिसका मेन बॉस कार्लो फैल्कन है। एंड थर्ड क्लेमेंटे फैमिली, जिसका मेन बॉस एंटोनियो है। और साथ ही लियो ये भी बताता है कि अंडरवर्ल्ड माफिया फैमिली किस तरह से वर्क करती है। उनके कुछ रूल होते हैं जो सबको फॉलो करने होते हैं। लियो बताता है कि तीनों फैमिली में से कोई भी डोपिंग या ड्रग्स का बिजनेस नहीं कर सकता, ये रूल्स के खिलाफ होता है। और अब वीटो ज्यादातर वक्त लियो के सेल में ही रहने लगता है। लियो से अच्छे रिलेशन की वजह से लियो अपने साथ वीटो की प्रिजनमेंट को कम करा के 4 साल पहले ही अप्रैल 1951 में जेल से फ्री होने में मदद करता है। फाइनली जेल से बाहर आने के बाद वीटो अपने दोस्त जोए को रिजॉइन करता है और अब दोनों एडी स्कारपा के लिए काम करने लगते हैं। एडी फैल्कन फैमिली में अंडर बॉस होता है। वीटो और जो फैल्कॉन के लिए बहुत से ऑड काम करते हैं और ऐसे ही एक दिन एडी वीटो और जो को बताता है कि क्लेमेंटे फैमिली ने फैल्कन फैमिली के अकाउंटेंट को किडनैप कर लिया है ताकि उससे फैल्कन फैमिली के सभी सीक्रेट्स के बारे में पता कर सकें। पर वीटो सही वक्त पर वहां पहुंचकर अकाउंटेंट की जान बचा लेता है और क्लेमेंट और फैमिली के बहुत से मेंबर्स को मार देता है, जिसकी वजह से कार्लो वीटो और जो से बहुत खुश होता है और कार्लो वीटो और जोए को फैल्कन फैमिली का मेड मैन बना देता है। फैमिली में शामिल होने से पहले वीटो और जो को कसम दी जाती है कि बिजनेस में नो डोपिंग, नो ड्रग्स, नो फैमिली। अगर बिजनेस के लिए अपने भाई को भी मारना पड़े तो उन्हें वो काम करना होगा। मेड मैन बनने के बाद वीटो और जो की लाइफ डे बाय डे और भी बेटर होने लगती है। के बाद क्लेमेंटे फैमिली से रिवेंज लेने के लिए कार्लो वीटो और जो से क्लेमेंटे फैमिली के मेन बॉस एंटोनियो को जान से मारने को कहता है। वीटो और जो एंटोनियो को एक मीटिंग के दौरान ब्लास्ट से मारने का प्लान बनाते हैं, जिस प्लान में जो के बचपन के दोस्त मार्टी को भी शामिल किया जाता है। पर वीटो इस बात से कुछ नहीं होता क्योंकि मार्टी इस काम के लिए बहुत छोटा होता है। पर जो वीटो की बात नहीं मानता और मार्टी को बिना कुछ बताए गेटवे ड्राइवर के लिए प्लान में शामिल कर लिया जाता है। एंटोनियो क्लेमेंटे की एम्पायर बे की नाइसेस्ट बिल्डिंग में एक मीटिंग होने वाली थी जहां घुस के एंटोनियो को मारना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए वीटो और जो पूरे फ्लोर को बॉम्ब से उड़ाने का प्लान करते हैं, जिसके लिए वीटो और जो मीटिंग से पहले रूम के अंदर बॉम्ब फिट करते हैं और होटल के पूरे फ्लोर को उड़ा देते हैं। पर एंटोनियो मीटिंग के दौरान उस मीटिंग में होता ही नहीं है, बल्कि अपने रूम में होता है और बच जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। वीटो और जो एंटोनियो का पीछा करते हैं और देखते हैं कि क्लेमेंटे ने जो के दोस्त मार्टी को मार दिया है। No! Fuck! They shot him! He's dead, Vito! Joe, come on, we gotta get out of here. You can't help him now. Clemente's getting away. Let's go. I'm gonna kill that fucker. पर जो और वीटो एंटोनियो का पीछा जारी रखते हैं और एक बहुत लंबी कार रेस के बाद जो एंटोनियो को बीच रोड पे ही मार देता है। That's the end of him. Can't be sure unless we check. This is for Marty.
क्लेमेंटे फैमिली के डाउनफॉल के बाद एक दिन हेनरी वीटो से मिलता है और बताता है कि वो अब वीटो के साथ फैल्कन के लिए काम करना चाहता है। वीटो हेनरी की मदद करता है और हेनरी की एडी के साथ एक मीटिंग सेट करता है, जहां एडी हेनरी को उसकी काबिलियत प्रूफ करने के लिए विंसी फैमिली में लियो ग्लांटे को मारने को कहता है। पर वीटो नहीं चाहता कि हेनरी लियो ग्लांटे को मार दे, इसलिए वीटो सही टाइम पे लियो के घर पहुंच के हेनरी को कन्विंस करता है कि वो लियो को ना मारे। Leo, you here? How the hell did you get in here? Get out of here! Oh, shove this gun up put your it away. It's me, Vito. Vito, what the hell are you doing here? You could have called Leo, us. there's no time to talk. You gotta get out of here. Quick, they're after you. What? Come upstairs, Vito. My feet are getting cold. You want a drink? Ooh, I want a drink. What the? और वीटो की बात मान के लियो एम्पायर बे को हमेशा के लिए छोड़ के चला जाता है। इन सब के बाद वीटो को पता चलता है कि उसकी सिस्टर फ्रैंकी, जिसका हस्बैंड ड्रग्स के नशे में उसे टॉर्चर किया करता है, इसलिए वीटो फ्रैंकी के हस्बैंड को जान से मारने की धमकी भी देता है, जिसकी वजह से फ्रैंकी वीटो से अपना सारा रिलेशन खत्म कर लेती है और अब वीटो के आगे पीछे कोई नहीं होता। और उसी रात ब्रायन ओनील, जिसे वीटो ने जेल में जान से मार दिया था, वीटो से बदला लेने के लिए उसके घर को जला देते हैं, जिसके बाद वीटो मार्टी के अपार्टमेंट में रहने लगता है। वीटो को अब एक नया घर लेने के लिए फिर से पैसों की जरूरत होती है, इसलिए अब वीटो जो के साथ हेनरी के कहने पर ड्रग्स बिजनेस में उतरता है। हेनरी बताता है कि फैल्कन फैमिली भी सबसे छुप के ड्रग्स का बिजनेस करती है। तीनों बिजनेस शुरू करने के लिए लोन शार्क से हैवी इंटरेस्ट पे लोन ले लेते हैं और एम्पायर बे में ट्रायड ड्रग डीलर वोंग से 10 किलो ड्रग्स परचेज करते हैं और प्रॉफिट कमाने लगते हैं। पर थोड़े ही टाइम बाद कार्लो फैल्कॉन को इस ड्रग्स के बिजनेस में पता चल जाता है। फैल्कॉन हेनरी और वीटो को फोन करके अपना हिस्सा मांगता है। सिचुएशन और भी वर्स्ट तब हो जाती है जब ट्राइड्स को पता चलता है कि हेनरी एक इन्फॉर्मर है जो FBI और नार्कोटिक्स को सभी सीक्रेट लीक करता है, इसलिए चाइनीज ट्राइड्स गैंग हेनरी को जान से मार देते हैं और सारा पैसा लेके भी भाग जाते हैं। Shit, that's Henry. What the fuck are they hitting him with? Fuck! Who the fuck does something like this, Vito? Them people are fucking sick. Shit! Who the fuck does something like this? What do you think? God damn it, Henry! Look at this, Vito. You fucking believe this? The money's gone too. Joe, come on. We gotta get out of here. Cops will take care of Henry. वीटो और जो को हेनरी की सच्चाई नहीं पता होती और हेनरी की मौत का रिवेंज लेने के लिए दोनों चाइनाटाउन रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। Sorry, gentlemen, this place for member only. Here's your fucking membership. God damn it, Joe. Can't you listen to me for once? No, I can't. You seen what they done to Henry. और रेस्टोरेंट में मौजूद सभी ट्राइड मेंबर के साथ वोंग को भी मार देते हैं, पर उन्हें उनके पैसों के बारे में कुछ पता नहीं चलता। लेकिन रेस्टोरेंट में हुए इंसिडेंट्स की वजह से ट्राइड्स और माफिया फैमिली के बीच एक वॉर शुरू हो गई थी और अब वीटो और जो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे, जहां कार्लो फैल्कन को अपना हिस्सा चाहिए था और दोनों को लोन शार्क के $55,000 भी अरेंज करने थे। और पैसों का इंतजाम करने के लिए वीटो डेरेक पेपेलांडो के पास डॉक पर पहुंचता है, जहां उसे पुराने वर्कर के थ्रू पता चलता है कि डेरेक ने ही उसके पिता को मारा था। इसके बाद वीटो डेरेक से बदला लेने के लिए उसे जान से मार देता है और वो सारा रिटायरमेंट फंड लेके अपना कर्जा उतारता है। और ये सब करने के बाद वीटो अब जो के पास पहुंचता है और वीटो को पता चलता है कि जो गायब हो चुका है। जो को ढूंढने के लिए वीटो अपने आप को विंसी फैमिली के सामने सरेंडर कर देता है, जिसके बाद उसे जो का पता चलता है और वीटो जो की जान बचाने और दोनों कंस्ट्रक्शन साइट से भागने में कामयाब होते हैं। पर चाइना टाउन में हुए इंसिडेंट्स की वजह से दोनों माफिया फैमिली में टेंशन बढ़ने लगी थी, क्योंकि दोनों फैमिली इन सब का जिम्मेदार एक दूसरे को समझ रही थी। घर पहुंचने के बाद वीटो सोचता है कि इन सभी सिचुएशन को कैसे ठीक करना है। पर अगले दिन लियो ग्लांटे जो एम्पायर बे वापस आता है और लियो के साथ ट्राइड गैंग का हेड भी होता है जो वीटो को मारना चाहता है। लियो वीटो से मिलता है और बताता है कि ट्राइड्स पर अटैक करने के बाद जो वॉर स्टार्ट हुई है उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि वीटो को कार्लो फैल्कॉन को मारना होगा। अगर वो ऐसा करने से मना करता है तो वीटो को खुद मरना होगा। इसलिए वीटो कार्लो को मारने के लिए फैल्कन्स ऑब्जर्वेटरी पहुंचता है। Hey, fellas. Hey, Vito. The boss wants to see you. Good. I want to see him too. One thing though, Vito. I gotta take your gun. Yeah, all right. Here you go.
वीटो सबको मारते हुए अंदर कार्लो तक पहुंचता है, पर कार्लो को मारने से पहले ही जो वीटो पर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन जो सिर्फ एक दिखावा कर रहा होता है और अपने बचपन के दोस्त का साथ देता है। Hey, you gonna pull that trigger? Do it already. What are you waiting for? Vito, let's shoot this cocksucker. Remember what we talked On about, three. Joe? You're gonna throw all that away? Do it! 2. Now! और कार्लो को मारने में वीटो की मदद करता है। एक बहुत लंबी गन फाइट के बाद फाइनली कार्लो को मार के दोनों बाहर जाते हैं, जहां लियो उनका वेट कर रहा होता है। लियो वीटो से सेलिब्रेट करने के लिए उनके साथ चलने को कहता है और वीटो और जो को एक अलग अलग कार में बिठाया जाता है। लेकिन आगे चल के जो की कार एक अनएक्सपेक्टेड टर्न ले लेती है, पर वीटो के लियो से पूछने पर लियो बताता है कि कार्लो फैल्कोन को मारने वाली डील में जो को कवर नहीं किया गया था। तो इसका मतलब यही होता है गाइस, जो को भी मरना होगा। तो बस गाइस, इसी के साथ माफिया 2 की कहानी खत्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको माफिया 2 की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी से जुड़ी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।